नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और अब जो टॉपिक आपका डिस्कस होगा वो है आपका एटीपी, जैसे बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो चलिए एक क्वेश्चन के साथ इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि एटीपी क्या है, तो ये आपका एडनोसिन एडनिन त्रिकोणीय फॉस्फेट है, हिंदी में लिखा हुआ है। तो हिंदी में याद मत करना, आपने से याद करना है। एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है ना। टेट्रा भी नहीं है, एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे एडेनिन नहीं है, एडनोसिन होगा यहाँ पे, त्रिकोणीय फास्फेट, एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट तीसरा होगा, ये नहीं होगा आंसर, ये वाला होगा एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडनोसिन त्रिकोणीय फास्फेट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो लिखा हुआ है कि हमारे शरीर के अंदर अरबों कोशिकाएं मौजूद हैं, बिल्कुल सही है। सेल से आपके क्या बनते हैं, सेल से मिलके आपके बोल सकते हैं ऑर्गेनल्स बनते हैं, और ऑर्गेनल्स मिलके आपके ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन से आपकी बॉडी बनती है। या पहले अगर मैं बोलूँ कि सेल है ना, सेल हमारी जो बॉडी है उसमें सेल्स होती है, सबसे छोटी यूनिट है हमारे शरीर की। उसके बाद टिश्यूज़ बनते हैं, उत्तक। उसके बाद ओरिजिनल्स बनते हैं जिनसे आपके ऑर्गन्स बनेंगे, और ऑर्गन्स जब बन जाते हैं तो ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, बॉडी का निर्माण कर देते हैं, शरीर का। तो लिखा इसलिए इंसानों को बहुकोश के जीव माना जाता है। हम जो आते हैं वो किस में आते हैं, यूकेरियोटिक में आते हैं। हमारी इस दुनिया में एक ऐसा जैविक कण भी है जो कि पूरे जीवमंडल को चला रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एटीपी की। यह जो कण है ये वास्तविक तौर पर एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर है। सूक्ष्म जीवों से लेकर और बहुकोशिकीय मल्टीसेलुलर तक, जानवरों तक में पाया जाता है। मतलब सेल जो होता है वो आपका यूनिसेलुलर जो बॉडी है उसमें भी पाया जाता है, और मल्टीसेलुलर जो बहुकोशिकीय उसमें भी पाया जाता है। इसके बिना हमारा जीवन या जीवमंडल जीवित नहीं रह सकता है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा दिमाग में रखना कि एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट का फॉर्मूला वैसे आज तक तो कभी पूछा नहीं गया, पर आप फिर भी याद कर लीजिए। C10H16 आपका N5O13 और P5 है। इसमें आपके जो ग्रुप देखने को मिलते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस, ये देखने को मिलता है। अच्छा, अगर रिएक्शन देखें तो एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है, तो जब क्या होता है आपका इसमें पानी मिलता है तो एनर्जी बाहर निकलती है, फॉस्फेट आयन भी आपका बनता है, और एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट आपका एडनोसिन डाइफॉस्फेट में आपका चेंज हो जाता है। तो देख लीजिए इक्वेशन है एटीपी प्लस H2O, ये रिएक्ट करता है तो आपका क्या होता है, एटीपी बनता है, आपका एक फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकल जाता है, कोई सा भी निकाल दो ये वाला। तो जैसे बाहर निकल जाता है तो आपका क्या होता है, एडनोसिन डाइफॉस्फेट बन जाता है। एक कोई भी यहाँ से निकाल दो, मैं यहाँ से नहीं, यहाँ से निकाल दो, कोई सा भी एक ग्रुप निकाल दो ये वाला। तो एटीपी निकल जाएगा, एडनोसिन डाइफॉस्फेट बनेगा, और आपका फॉस्फेट आयन बाहर निकलता है, और 7.4 किलो कैलोरी पर मोल आपकी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। बात करें तो एटीपी यानी एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक तरह का मौलिक जैविक कण है जो कि एक प्रकार से पृथ्वी पर मौजूद हर एक जीवित प्राणी व पेड़ में ऊर्जा के स्रोत का काम करती है। इसलिए आप इसे जीव मंडल का मूलभूत आधार व शक्ति मुद्रा भी कह सकते हैं, एनर्जी करेंसी भी कहते हैं इसे, ठीक है ना, बॉडी का। इसके बिना कोई भी जीव अपने अंदर होने वाली जैविक प्रक्रियाओं को संचालित नहीं कर सकता है, क्योंकि जीवित रहना भी एक तरह से ऊर्जा की खपत करना है, और बिना ऊर्जा के जीवित रहना शायद ही संभव हो। वैसे अगर हम यह सूक्ष्म जीवों की बात करें तो एटीपी के रूप में यह चयापचय भोजन, यानी जिसे बोलते हैं मेटाबॉलाइज्ड फूड या मेटाबॉलिक फूड, कि अपने अंदर संरक्षित करके रखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि चयापचय जैसे बोलते हैं मेटाबॉलिज्म के बाद भोजन जो है वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है, और उसे यह जीव एटीपी के रूप में संग्रहित करने लगते हैं। इसके बाद में जब भी इन जीवों को कोई भी कार्य करना होता है तो ऊर्जा के स्रोत के तौर पर ये लोग इन एटीपी को ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर अगर हम बहुकोश के जीवों की बात करें तो एटीपी इनके शरीर के लिए शक्ति की मुद्रा यानी एनर्जी करेंसी है। सरल रूप से मैं कहूँ तो चलने फिरने, भागने दौड़ने और सांस लेने जैसे कार्यकलापों के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ऊर्जा की इस जरूरत को पूरा करने के लिए हमारे शरीर को एटीपी खर्च करनी होती है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि हम बाजार में किसी वस्तु को खरीदने के लिए मुद्राओं को खर्च करते हैं। इसलिए कई बार एटीपी को शक्ति की मुद्रा भी कहा जाता है। एटीपी इस जीव मंडल में मौजूद हर एक जीव के अंदर लगभग एक ही प्रकार से ऊर्जा को सुरक्षित करके रखती है, परंतु इसके विघटन की प्रक्रिया हर एक जीव के अंदर अलग अलग प्रकार की होती है। इसलिए हम लोग यहाँ पर इंसानी शरीर के अंदर होने वाले एटीपी के विघटन की प्रक्रिया के ऊपर नजर डालेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो एडनोसिन जो आपका ट्राइफॉस्फेट होता है उसमें क्या होता है कि आपका पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये देख रहे हैं आप, जो येलो कलर में दिख रहा है ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो जैसे इसे चेंज करना होता है एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट में H2O की प्रेजेंस में, तो ये क्या कर देता है, आपका
एनर्जी को क्या कर देता है, फ्री कर देता है। और फॉस्फेट आयन क्या हो जाता है आपका, एक बाहर निकल जाता है। ये याद रखना, एक फॉस्फेट आयन क्या निकल जाता है आपका, बाहर निकल जाता है, और एनर्जी क्या हो जाती है आपकी, फ्री हो जाती है। आगे लिखा, मूल रूप से इंसानी शरीर के अंदर एटीपी का विघटन हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया के जरिए होता है। मतलब हाइड्रोलाइसिस मतलब जो H2 आता है, एटीपी से फॉस्फोफोरिल ग्रुप या बोल सकते हैं फॉस्फेट ग्रुप में मूल रूप से एक फॉस्फेट और 3 ऑक्सीजन के कण रहते हैं, जो कि एक तरह से आयन की तरह काम करते हैं। वैसे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि पहले से एटीपी के अंदर 3 फॉस्फेट के कण थे, परंतु हाइड्रोलाइसिस के चलते अब इसके अंदर केवल 2 ही फॉस्फेट कण बच जाते हैं। तो याद रखना कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जब डाइफॉस्फेट में बदलते हैं तो कौन सी प्रोसेस आती है आपकी, हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस आती है। इसलिए 2 फॉस्फेट कण वाले इस ग्रुप को एडीपी भी कहते हैं। एटीपी में होने वाली इस हाइड्रोलाइसिस की प्रक्रिया के कारण ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। किसी भी जीव को बढ़ने के लिए शरीर के अंदर एटीपी का नियमित रूप से खपत और बनना अनिवार्य है। वैसे एटीपी का एटीपी में परिवर्तन लाना एक तरह से कोशिकीय प्रक्रिया है, जिसके लिए कई तरह के एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। आगे लिखा हुआ है कि एटीपी जो है वह हमारे शरीर में मौजूद हर एक कोशिका के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना एटीपी के न तो हम शारीरिक तौर पर बढ़ पाएंगे और ना ही हम प्रजनन करके अपने वंश का विस्तार कर पाएंगे। बहरहाल एटीपी हमारे आम दिनचर्या में होने वाली सबसे मूलभूत कार्यों तक के लिए भी जरूरी है। अगर हम एक नज़र सूक्ष्म जीवों के ऊपर भी डालें तो पता चलेगा कि एक कोशिका होने के बाद भी इनको जिंदा रहने के लिए एटीपी की जरूरत पड़ रही है। उदाहरण के लिए आप जैविक रूप से रात को जगमगाने वाले प्रकाशित होने वाले सूक्ष्म जीवों को ही देख लीजिए। इन सभी जीवों के अंदर रात को जगमगाना उनके जीवित रहने के लिए एक तरह से अनिवार्य है, और इसके लिए उनको एटीपी की खपत करनी पड़ती है। ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है आपका, हमारे जो क्या होता है सेल होता है, उसके अंदर क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसी के अंदर आपकी क्या होती है एटीपी फॉर्मेशन होती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये बोल सकते हैं आपका क्या है माइटोकॉन्ड्रिया है। तो यहाँ पे आपका राइबोसोम देखने को मिलता है, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस देखने को मिलता है, मैट्रिक्स, डीएनए, आपका क्या क्राइटी देखने को मिलता है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन देखने को मिलता है। अच्छा, फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया देखें तो इसे एनर्जी हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है ना। इसी के अंदर आपके क्या होते हैं एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं। तो ये आपका प्रोडक्शन करता है एटीपी एनर्जी का, रेगुलेशन करता है इम्यूनिटी का, कैल्शियम बैलेंस करता है, सेल डेथ एंड द रिन्यूअल, ऑटोफेगी यहीं पे चलता है, स्टेम सेल रेगुलेशन भी यहीं पे चलता है। बात करें आगे तो एटीपी का संश्लेषण सिंथेसिस हमारे शरीर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या इंसानी शरीर के कोशिका में मौजूद एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गेनल है। इसे इंसानी शरीर का पावर हाउस भी कहा जाता है, क्योंकि यह एटीपी का संश्लेषण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में एटीपी का संश्लेषण होता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ये वाला पार्ट, ये अंदर वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको। आगे लिखा हुआ है कि गौरतलब बात यह है कि पेड़ पौधों के अंदर यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने के साथ साथ क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होता है। एटीपी का हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव दिखता है, तो ये भी देख लेते हैं। अगर हम अपने शरीर के अंदर होने वाले अंदरूनी जैविक प्रक्रियाओं को कुछ समय के लिए नज़रअंदाज कर दें तो एटीपी का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि इंसानी शरीर को बाहर से तो बहुत प्रकार के वायरस और बैक्टीरिया आक्रमण करते हैं, जो कि हमको बहुत बीमार भी बना सकते हैं। इसलिए पहले से ही सतर्कता के तौर पर इंसानी शरीर के ऊपर प्रभाव डालने वाले सूक्ष्म जीवों की पहचान हम लोग एटीपी के जरिए कर सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल थ्रेट्स से निपटने के लिए एटीपी टेस्टिंग टेक्नोलॉजी का आज बहुत ही व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। ये याद रख लेना, एटीपी टेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो ये किसके लिए होता है, माइक्रोलॉजिकल थ्रेट्स के लिए होता है। इसके जरिए इंसानों को बीमार बनाने वाले बाह्य कारकों को ढूंढा जा सकता है। एटीपी के जरिए न बल्कि हमारा शरीर जीवित रहता है, परंतु सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भी इसी प्रक्रिया के सारे अपने को अस्तित्व में बनाए रखता है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हमारे शरीर को बीमार बनाने वाले कारकों को पता लगाने के साथ साथ शरीर की कार्य क्षमता का विश्लेषण भी हम एटीपी के जरिए आसानी से कर सकते हैं। इस तकनीक एटीपी टेस्टिंग टेक्नोलॉजी के लिए किसी भी व्यक्ति के वाटर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है। तो ये था आपका वीडियो। होप कि आपको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के बारे में पता लगा होगा कि जब उसका हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है, जब फॉस्फेट रिलीज होता है तो एनर्जी भी रिलीज होती है और वो बदल जाता है आपका किसमें, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में। तो मैंने बताया था कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में आपका हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन से लेकर ऑक्सीजन से लेकर कार्बन से लेकर फॉस्फेट ग्रुप भी तक उसमें आपको देखने को मिलता है। तो इस वीडियो का जो आपका पीडीएफ होगा वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। वीडियो को अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अब तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जितनी भी वीडियोस मेरे द्वारा बनाई जा रही हैं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता जाए।
इस वीडियो का लिंक मैं फेसबुक पे भी शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक करना होगा और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।